नमस्कार दर्शकों। आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी की वरिष्ठ कवयित्री और आलोचक नामिका जी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार नमस्ते स्वाति। मैम, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो छोटे बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा। मैम, आपका जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। आपने अपना बचपन बिहार में ही बिताया। आपने अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा समय बिताया बेटा, बहुत अच्छा स्नेह संरक्षण में बिताया। जैसे तुम बता रही हो, बचपन तो हमारी स्मृतियों का अक्षय निधि होती है। जैसे बैंक डिपॉजिट होता है ना, फिर एफडी होता है, वैसे ही बचपन की स्मृतियाँ हमारा फिक्स डिपॉजिट होती हैं। बचपन की स्मृतियाँ एक ख़ास तरह की ऊर्जा भरती हैं। अगर आपको बचपन में प्रेम मिला है, भरोसा मिला है, तो ये थाती आपको जीवन भर काम आती है। मेरे माता पिता में भरोसा करना सिखाया मुझे। वो पिताजी एक श्लोक सुनाते थे, अंकम आरोह्य सुप्तानां वंशनम किं विदग्धता। उसका अर्थ है कि जिसने भरोसा कर लिया, उससे छल करने में कौन सी विचक्षणता या कौन सी बुद्धिमानी। जो गोदी में आकर सो ही गया, उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। इतना सुंदर। ऐसे ही सुबह उठकर हम लोगों के 2 भाई बहन हम लोग थे, वो सुबह उठकर हम लोगों के पाँव दबा देते थे ताकि हम जल्दी से उठ जाएं। और पिता पाँव दबाएगा तो बच्चे उठ ही जाएंगे। तो फटाक से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कहते थे, उठा देते थे हम दोनों को। फिर खुद ही हमारी कंघी करते थे। हमें उन दिनों केट्स के जूते आते थे, वो पहनाते थे। फिर हमें लेके चले आते थे टहलने, और रास्ते भर इतनी अच्छी बातें कहते थे। वो जीवन का झुटपुटा था मेरे। वो उस समय 4 बजे उठना और आधा अंधेरा आधा उजाला, और पिताजी के मुंह से सुनी हुई वो बातें मेरे भीतर गहरे उतर गईं। और मैंने कभी किसी पे शक करना सीखा नहीं। और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी थाती बन गई कि मुझे विश्वास मेरे मन में बहुत जल्दी जगा, सूर्य की तरह। अपने से आसपास प्रकृति की बृहत्तर सत्ता पर विश्वास, जो सामने आकर बैठा है उस पर विश्वास, उसके भीतर बुद्धत्व के बीज है, अच्छाई के बीज है, इस पर विश्वास। और अपने आप पर विश्वास कि ये जो उसके भीतर छुपा बुद्ध बैठा है, उसके बुद्धत्व के बीज विकसित करने में हर औरत सहायक हो सकती है, स्नेह की छाया देकर। स्नेह की छाया ने मुझ में विश्वास पैदा किया, और मुझे विश्वास से और स्नेह से इतना सींचा कि मेरे मन में कुछ और भावना बची ही नहीं। बहुत छोटी थी मैं, तुमसे भी छोटी, 4-5 साल की, तभी से वो मुझे दादी माँ कहते थे, और कहते थे तुम अखिल ब्रह्मांड की दादी माँ बनना। तो उन्होंने मेरा नाम भी अनामा शक्ति पर अनामिका रखा। उन्हें लगता था कि नाम रूप के झमेले मुझे बांधे नहीं, मैं प्रकृति की अनामा शक्ति की तरह अगाध हो जाऊं, मुझ में मेरी आँख में मातृत्व आ जाए। और वो आ गया। मेरी सचमुच मुझे सारी दुनिया ऐसा लगता है कि मेरी गोदी का बच्चा है। और ये बहुत छोटी उम्र में हुआ। ये एक खास बात हुई मेरे पालन पोषण में। तो मैम, आपके बचपन की कोई याद जो आपको हमेशा याद आती हो, आप बहुत खुश होते हो उसे याद करके? हाँ बेटा, बहुत सारी यादें हैं जो मुझे दिए की लौ की तरह हमेशा ही ऊंचा उठने की प्रेरणा देती हैं। पिताजी बहुत हंसमुख भी थे और माँ भी बहुत हंसमुख से बहुत प्रेम करते थे।
तो उन दोनों की नोक-झोंक कभी-कभी मुझे याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुर्की ब तुर्की जवाब, हँसी, साथ-साथ वो बैठ के पढ़ते थे। हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। पिताजी माँ ने मिल के सारी दुनिया की कालजयी रचनाएँ उस लाइब्रेरी में इकट्ठा की थीं और वे स्वयं भी पढ़ते थे और हम लोगों को भी पढ़कर सुनाते थे। तो आज जब पिताजी नहीं हैं तो भी वो लाइब्रेरी है और मुझे वो पिता की माँ की गोद की तरह ही लगती है। वैसे ही वहाँ जाती हूँ, सो जाती हूँ जाके तो मुझे बहुत आराम लगता है। दुनिया के झमेलों से थकी हुई जब मैं वहाँ जाके सोती हूँ तो मुझे सपनों में वो सारे किरदार मेरे टहलने लगते हैं जिनके बारे में पिताजी ने बताया था, सुनाया था, कहानियाँ जिनकी सुनाई थी, कविताएँ सुनाई थी। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी स्मृतियाँ बहुत अच्छी हैं कि हमारे यहाँ मटर मटर एक होती ना, हरी मटर छोटी-छोटी। हमारे सामने जहाँ मकान है वहाँ छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी था जिसमें पिताजी अपने हाथों से तरह-तरह की सब्जियाँ, फूल-वूल लगाते थे। सामने भी थोड़ी ज़मीन थी जहाँ फूलों के बहुत पेड़ लगाए थे उन्होंने और पीछे कुछ हिस्सा था जहाँ फलों के बहुत पेड़ थे। तो मुझे इतना अजीब लगता है, पिताजी तो नहीं है लेकिन फलों के वही छायादार वृक्ष हैं और एक बार बाढ़ आई थी तो कुछ फलों के वृक्ष सूख भी गए। तो मैं देखती हूँ उनके पास चिड़िया वहाँ भी बैठती है तो मुझे लगता है कि कुछ कह रही है वो मुझसे। दुनिया में एक बात उन्होंने सिखाई, पिताजी माता दोनों ने, कि अपना जीवन का दुख दूर करना हो तो किसी और के जीवन का दुख दूर करने में लग जाओ। अपने जीवन का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये बात जब मैं सोचती हूँ तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहता। मैं तुरंत किसी न किसी ऐसे काम में लग जाती हूँ जिससे मुझसे भी ज़्यादा दुखी जो है उसके जीवन का दुख दूर हो जाए। और एक बार मैं बहुत लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाती, एक बार मैं एक ही आदमी के बारे में सोचती हूँ जो सामने बैठा है मेरे। वो ये भी कहते थे कि कोई भी जीवन का दिन अंतिम दिन हो सकता है, कोई मुलाकात अंतिम हो सकती है, तो हर मुलाकात को अपना सर्वोत्तम देना चाहिए और हर दिन को अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। ये उनकी कही हुई बातें बरसात की झीनी-झीनी फुहारों से मेरे सामने हमेशा बरसती रहती हैं। इसने मेरा पूरा जीवन दर्शन बनाया है और मेरा जीना आसान किया है। मैम, आपने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, स्त्रियों के दुख सुख समझने की कोशिश की है। वो इसलिए कि हमारे घर में 2 चीज़ें होती थीं। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा मज़ार था, जहाँ मेरे नाना जी का पुराना रिश्ता था। वहाँ जो एक बहुत बड़े वकील थे शहर के, जो फ़कीर हो गए थे और दाता कंवर शाह के मज़ार पर जाके वहीं उनके शिष्य होकर रह गए थे। उनके बहुतेरे बच्चे थे, उनकी रोरिंग प्रैक्टिस थी, फिर भी वो फ़कीर होके रह गए थे। तो धीरे-धीरे दाता कंवर शाह ने भी कहा कि देखो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ो, उन्हें भी यहीं ले आओ, यहीं पल जाएँगे वो। तो धीरे-धीरे उनकी पत्नी और बच्चे भी आ गए उस मज़ार में रहने और धीरे-धीरे मैंने देखा कि अच्छे माहौल में रहने से कैसे उनका चेहरा भी असाधारण रूप से आलोकित हो गया। त्याग इतना बड़ा गुण है कि जो त्याग का जीवन जीता है उसकी आभा ही अलग हो जाती है। ये मैंने साक्षात वहाँ देखा है। मेरी ननिहाल से उनके घर खाना जाता था बच्चों का, क्योंकि बच्चे तो एक मुट्ठी चना चेवेना फाँक कर नहीं रह सकते थे जैसे उनके पिता रहते थे। तो हम लोग अक्सर शाम को वहाँ बैठा करते थे, माता-पिता भी, घर के और लोग भी, और वहाँ मुझे तरह-तरह की स्त्रियाँ आती दिखाई देती थीं। और पीछे ही वेश्याओं का मोहल्ला था, वहाँ से वृद्धा वेश्याएँ आती थीं। उनके शरीर में रोग के बहुत चिन्ह होते थे और बुढ़ापे में उनका कोई नहीं होता था, तो अपना चुपचाप आके वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी।
कुछ अपना दुख कहती भी नहीं थी। लेकिन जो दाता कमर शाह थे, उनकी पत्नी, उन वो मैया वहाँ उनसे सारी तरह की बातें पूछती थी, उनको दवाएँ देती थीं, उनके दुख खुद पूछ के सुनती थीं। उस चरित्र का मुझ पे बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी माँ का तो पड़ा, जिसने मेरी नानी के गुज़रने के बाद अपने सब छोटी बहनों को बेटियों की तरह पाला था, और छोटी बहनें, मेरी मौसियाँ सब मेरी बहनों की तरह बहुत बहुत प्यार करने वाली हुईं, और अपने समय में चाहूँ यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर भी हुईं। मेरे मामा भी उतने ही भोले-भाले, वो भी फ़कीर और सन्यासी हुए जाते थे, लेकिन तब उनको किसी तरह समझाया गया कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो उस तरह के माहौल में हम बैठा करते थे, जहाँ तरह-तरह के स्त्री किरदार हमसे मिलते थे, क्योंकि घर में तो ऐसे लोग नहीं आते हैं। लेकिन वो एक शहर का आंगन था, जहाँ सब तरह के मज़दूर औरतें भी आती थीं, मदद तरह की माँगने। बहुत तरह की परितप स्त्रियाँ आती थीं, जिनके पति कहीं और अनुरक्त हो गए हों, या जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। मैं देखती थी, वो आती थीं, तो कहती थीं, उनको घर में इतनी उपेक्षा मिलती थी कि वो ध्यान खींचने के लिए कहती हों या जैसे भी कहती हों, वो कहती थीं कि मुझ पे किसी का साया है, वो मेरे अंदर है, वो बोल रहा है। और प्यार से अगर उनकी बातें सुनी जाएँ, तो फिर वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाती थीं। तो ये सब तरह-तरह के किरदार मुझे वहाँ मिले। उसके बाद घर में भी बहुत सारा, मेरा संयुक्त परिवार जैसा था, ननिहाल, ददिहाल दोनों ही वहीं थे। तो बहुत हमारे पिताजी माँ का स्वभाव ऐसा था कि हमारा घर एक खुला घर था, और जितनी किताबें थी उतने ही लोग आते थे मिलने, तरह-तरह के लोग आते थे, और माता-पिता से एकदम आत्मीय रिश्ता था वहाँ पर, स्त्रियों का ख़ासकर, और दुखी लोगों का, जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी, जो कठिन दौर से गुज़र रहे थे। पिताजी माँ हमेशा उनसे प्रेम से मिलते थे, तो उन लोगों को भी करीब से देखने का मुझे मौका मिला, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। जो दुःख से गुज़रता रहता है, उसके चरित्र में एक ऐसी आभा हो जाती है कि उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे धीरज का पाठ, सहिष्णुता का पाठ, ये सब दुःख के समय सारे सद्गुण उजागर हो जाते हैं। तो ये मुझे मौका मिला। फिर मुझे पढ़ाने के लिए मेरे बड़े भाई मुझे दिल्ली ले आए उच्च शिक्षा के लिए। तो मैं यहाँ पर जो हॉस्टल में रही दिल्ली विश्वविद्यालय के, पहली बार घर से निकली थी, तो थोड़ा घबराई हुई सी थी, घर की याद भी बहुत आ रही थी। मगर फिर वही बात मुझे दिशा दे गई कि अपना दुःख दूर करना हो तो दूसरे के दुःख दूर करने में लग जाओ। तो मैंने हर हॉस्टल के हर कमरे में देखा कि तरह-तरह की स्त्रियाँ हैं, तरह-तरह की लड़कियाँ हैं, और उनके जीवन में कोई बहुत गहरा दुःख भी है। मेरा बातचीत करने का एक मेरा सहज प्रशिक्षण है, मेरा मन करता, मैं किसी से औपचारिक रिश्ता नहीं बना पाती, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझ पे विश्वास करें और मैं भी लोगों पे विश्वास करूँ, तो अंतरंग बातें मैं पूछती हूँ, और मुझे लोग बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरी आत्मा के रिश्ते बनते हैं, औपचारिक रिश्ते नहीं बनते, और मेरा एक तरह से एक मैं थोड़ी-थोड़ी उस व्यक्ति में उतर जाती हूँ, और पूरा का पूरा वो व्यक्ति मुझ में उतर जाता है, जिसके चलते मेरे भीतर एक पूरा संसार बस गया है। और जब मैं कुछ लिखती हूँ, तो वो संसार ही, ख़ासकर स्त्रियों का जिनसे करीब मैं हुई, बहुत बोलता है। और ये जो मैंने थेरी गाथा लिखी बेटी, उसमें भी वे सारे किरदार आए जो मैंने बचपन में देखे थे, या वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के समय देखे थे, या एमए करते हुए हॉस्टल में देखे थे। बहुत तरह के दुःख होते हैं, दुःख का चेहरा अलग-अलग होता है, लेकिन जीवन भर, विश्व भर की स्त्रियाँ किस तरह से दुखी हैं, ये मुझे पहली बार उस समय पता चला। जब उनके जीवन की मैंने कहानी सुनी, एक लड़की लेबनान की थी, एक रोडेशिया से पढ़ने आई थी, और एक
इराक से आई थी, एक थी वो आयरलैंड से पढ़ने आई थी। वहाँ पर जो संघर्ष चल रहे थे जनजीवन के, उनकी गाथा और अपनी देह की दुर्गति, सब कहानियाँ उसने बताईं। और तरह के अपने ही देश में कौन सी कमी है दुखों की, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष तरह तरह के थे। चूँकि मैं उनसे अनौपचारिक बात कर पाई, चूँकि मैं उनकी आत्मा से संपर्क स्थापित कर पाई, चूँकि वो मेरी सच्ची साथी हो पाई, इसलिए वो मेरे भीतर उतर आई। और जब मैं लिखने लगी तो आधुनिक थ्योरियों के रूप में मैंने उनकी ही गाथा लिखी। तो ये मैं जो थ्योरी गाथा जिसके बारे में तुम पूछ रही थी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे, वो थ्योरी गाथा इन्हीं स्त्रियों की कहानी है, जो अलग-अलग जीवन संदर्भों में बिखरी हैं, अलग-अलग वर्गों से आई हैं, अलग-अलग जातियों से आई हैं, अलग-अलग रीजन्स यानी प्रदेशों से आई हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोलती हैं, मगर देश से जुड़े उनके सुख-दुख एक जैसे ही हैं और उनकी भाषा की अनुगूंजें भी एक जैसी ही हैं। तो जब आज के संदर्भ में वो बोलती हैं, तो आधुनिक पुरुष के भीतर बैठे बुद्ध को टटोलती हैं, उसको वो जगाना चाहती हैं और उनसे उनकी कहानी सुनती हैं और अपनी कहानी बताती हैं। ये काल्पनिक संवाद है, जो आज की थकी हुई दुखाक्रांत स्त्रियाँ नए बुद्ध से करती हैं, जो हर पुरुष के भीतर बैठा है, लेकिन छुपा हुआ सा, क्योंकि हमारा समय एक हिंसक समय है और उस समय हमारे बुद्धत्व को ग्रहण लग गया है। अब स्त्री चेतना के सामने ये चुनौती है कि वो अंदर का बुद्धत्व कैसे जगाए सब में। मैम, तो आपने इतना सारा साहित्य लिखा, तो मैम आपने ये कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया? शुरू तो बचपन में कर दिया बेटा, क्योंकि परिवेश ऐसा था कि जो भी मैं लिखती बोलती थी उस पे पिताजी माँ हंसते थे, लेकिन वो उसके लिए प्रोत्साहित करते थे कि मैं और बोलूँ। और मुझे याद है कि बचपन में ही उन्होंने मेरी कविताओं की एक किताब निकाली थी, 2 किताबें, एक अंग्रेज़ी में, एक हिंदी में। तो उससे मुझे लगा कि मेरे पिताजी माँ का प्रेम मुझे मिल रहा है अगर मैं लिखती बोलती हूँ तो वो प्रेम पाना मेरे लिए सुखद था। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा काम है, इसके लिए माता-पिता खुश होते। तो मैंने और मुझे अंदर तक बहुत तृप्ति भी होती थी। अगर मैं किसी तरह का की अभिव्यक्ति करती थी, उसमें किसी के जीवन का दुःख होता था, सुख होता था, प्रकृति का ही कुछ ऐसा चेहरा होता था जो हर समय उजागर नहीं रहता, तो अभिव्यक्ति से बहुत संतोष होता था। इस संतोष के बाद लगने लगा ना, जैसे लेमन जूस खा लो तो मन करता है कि खाएँ, चस्का लग जाता है। एक हमारे समय में चाँद के शक्ल की लेमन जूस मिलती थी, तो एक खाओ तो मन करता था और खाएँ, फिर और खाएँ। तो यही होता है, रस का विनियोग जब होने लगता है तो चस्का ही लग जाता है। स्कूल और कॉलेज के समय में मैंने जो पत्रिकाएँ स्कूल की निकलती थी, उनके संपादक मंडल में भी शिक्षक लोग हमें डालते थे और एंग्लो इंडियन कुछ टीचर थीं, जो कि बहुत आयरिश टीचर थीं ज़्यादातर वो लोग, लेकिन कुछ एंग्लो इंडियन भी थीं। वो लोग भी बहुत जिसमें भी कुछ होता था, एक जज़्बा लिखने का या गाने का या नाचने का या चित्र बनाने का, उसको उभारना चाहती थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसी वृत्तियाँ हैं जिससे जीवन में शांति फैलती है और सद्भाव फैलता है। तो मुझे परिवेश बहुत ठीक मिल गया संयोग से। आपने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया? हाँ,